हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने पार्ट नंबर 3 भूमंडलीय का विश्व का बनना, ठीक है, हम ये पढ़ रहे थे। तो इसका हमने एक ही पार्ट बनाया था। आज हम इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे और बच्चों को भी फ़ायदा हो। चलिए हम पढ़ते हैं। आज 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के शाह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। देखो, ये अफ्रीका का मानचित्र है, ठीक है। वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, मानो उन्हें फुट्टा रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए प्राय इसी तरीके का सहारा लिया। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। आइए देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग ये बीमारी का नाम है, ठीक है। ये अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ये इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय समाजवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारियों ने भी हजारों लोगों का जीवन व भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ अपने संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया, ठीक है। ये रिंडरपेस्ट या ये प्लेग जो बीमारी थी, ये अफ्रीका में जो जानवर थे उनमें हुई थी और 1890 के दशक में हुई थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा है। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। यानी देखिए, वहाँ अफ्रीका में वेतन पे यानी सैलरी पे वहाँ पे काम नहीं होता था। जो वहाँ पे जो काम होता था, या तो जमीन या जो पालतू जानवर होते थे उनके सारे वहाँ पे सारे काम होते थे। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी, खेत करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। आप ये देखिए कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काम सैलरी पे काम होता ही नहीं था, ठीक है, और इसलिए लोग वहाँ पे सैलरी पे काम करना नहीं चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमाकर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था। देखो, दक्षिण अफ्रीका में ये सोने की खदान है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो, काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। यानी पैतृक का यानी कि जो पिता की संपत्ति थी, पहले उस पर सभी लोग मतलब फैमिली के सभी लोगों का अधिकार था, लेकिन वहाँ पे इसको बदल दिया गया। फिर क्या कर दिया गया कि परिवार के केवल एक सदस्य को ही उसके पिता की संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बागी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। उनके खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया।
अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरह बढ़ने लगी। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप अफ्रीका का ध्रुवीय दक्षिण राग तक भी पहुंच गई। रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए थे। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी ही और भी कहानियां देखी जा सकती हैं। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबंधित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों की इजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खादानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीब के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर जमीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा भी नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा बढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियाई द्वीप समूह त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान ले लेते थे। 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया था। ठीक है, यानी कि नई दास प्रथा क्या थी? यानी कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर विदेश जाते थे उसको नई दास प्रथा कहा जाता था। दास प्रथा क्यों कहा जाता? क्योंकि आप देख लीजिए कि वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको 5 साल तक वहीं रहना है। ठीक है, तो एक तरीके से वहाँ पे लोगों को दास बना के भी रखा जाता था और वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसे उम्मीद कर रहे थे वहां वैसे हालात नहीं हैं। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के अपने तरीके ढूंढ निकाले। बहुत सारे तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। बहुत से अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्म अभिव्यक्ति के नए रूप खोज लिए। त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। इस मेले को हौसे इमाम हुसैन के नाम पर नाम दिया गया। उसमें सभी धर्मों व नस्लों को मजदूर हिस्सा लेते थे। इसी प्रकार रास्ताफारियानवाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रेगे गायक बॉब मार्ले ने ख्याति के शिखर पर पहुंचा दिया था। ठीक है, भारतीय अप्रवासियों और कैरेबियाई द्वीप समूह के बीच इस संबंध की झलक देखी जा सकती है। त्रिनाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजियम भी भारतीय अप्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्तियों का ही उदाहरण है। सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। विदेश में भारतीय उद्यमी।
विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यहीं से देसी साहूकार और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है? ये उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्ज देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जॉब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देशी स्वरूप भी विकसित कर लिए। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने अपने बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। ये एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी थी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली मशीन कपास का यूरोपीय विदेशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योग की रक्षा करे। फलस्वरूप 19वीं सदी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़े को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता था। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया। 1817 तक तो यह अनुपात केवल 3% रह गया। तो फिर भारत ने किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़ के 35% तक पहुंच गया। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था, उसके बदले चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में ही रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा रहता था। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसे ही काम करता है। इसमें एक देश के मुकाबले दूसरे देश को होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार में मुनाफा कमाकर की जाती है। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत ने 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था, उससे तथाकथित होम चार्जेस, देशी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में हम इन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उभरने में पूरी दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और अंत में मानवता एक विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कराने लगी। युद्धकालीन रूपांतरण। जैसा कि आप जानते हैं, पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच से लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया
हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विश्व युद्ध हुआ था ये 2 भागों में हुआ था, ठीक है। पहले में आपके मित्र राष्ट्र मैंने आपको बताया था FBR, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे, और दूसरे थे आपके सेंट्रल अलायंस, केंद्रीय शक्तियाँ, इसमें आपका जेट, ऑस्ट्रिया, तुर्की और जर्मनी, ठीक है। और बाद में ये इटली और इतालिया भी शामिल हो गए थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ उस समय बहुत सारी सरकारों को ये लगता था कि यह युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध तो 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्तियाँ इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। मृतकों और घायलों में ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योग का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मद्देनजर पूरे के पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा जिन्हें अब तक केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। यानी कि जब पुरुष, ठीक है, युद्ध में जाएंगे तो महिलाओं को भी उन्होंने वो सारे काम करने पड़े जो काम मर्द, पुरुष या आदमी बाहर करते थे। यानी कि महिलाओं को भी घर से बाहर निकलना पड़ा, उनको भी घर के बाहर के काम उनको भी करने पड़े। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। कहने का आशय है कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व तथा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। अब बात करते हैं युद्धोत्तर सुधार, यानी कि युद्ध के बाद में क्या सुधार हुए। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्व वाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, सो अलग। युद्ध के खर्चों की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका में जमकर कर्जे लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कब्जों में दब चुका था, ठीक है। यानी कि वो ब्रिटेन जो पहले लोगों को कर्जा देता था अब खुद उसके ऊपर प्रथम विश्व के बाद में क्या हो गया, उसके ऊपर खुद भी कर्जा वो ज़्यादा हो गया। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में काफ़ी इजाफा हुआ था। पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। क्या होगा, जब माहौल खराब तो होगा ही होगा, जब उत्पादन गिरेगा तो क्या होगा, उत्पादन गिरेगा तो लोगों की डिमांड भी कम होगी तो नौकरियां भी कम होंगी, तो इससे क्या होगा, जो बेरोजगारी है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हो गया, यानी जो बेरोजगारी है वो ज़्यादा बढ़ गई। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई। बहुत सारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं भी संकट में थी। उदाहरण के लिए गेहूं उत्पादकों की हालत पर ही विचार कीजिए। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे युद्ध समाप्त हुआ पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में भी गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान गहरे कर्ज में डूब गए।
क्या हुआ देखिए, यानी कि जो अनाज है, क्योंकि अनाज की जो पैदावार है वो कम हुई थी, ठीक है। जब वस्तु कम हो, ठीक है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई। और डिमांड ज़्यादा है तो जो वस्तु है वो महंगी हो जाएगी, लेकिन लोगों की जो आय थी वो तो कम थी, ठीक है। और जो किसान थे वो भी गहरे कर्ज में फंस गए। अब बात करते हैं बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही है। हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्ध से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा पहुंचा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा, लेकिन 20 के दशक के शुरुआती सालों से ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था तेजी से तरक्की के रास्ते पर बढ़ने लगी। 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी खासियत थी वृहद उत्पादन, मास प्रोडक्शन का चलन। वृहद उत्पादन की ओर बढ़ने का सिलसिला तो 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में तो यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। कार निर्माता कंपनी हेनरी फोर्ड वृहद उत्पादन के विख्यात प्रेरणा थे। उन्होंने शिकागो के एक बूचड़खाने को असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की थी। शिकागो के बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिर पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। यह देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका समय और पैसे दोनों के लिहाज से किफ़ायती साबित हो सकता है। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी खास पुर्जे को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। काम की रफ्तार इस बात से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस रफ्तार से चलती है। ये काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला तरीका था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ पल के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। और तो और इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों के मुकाबले यह रफ्तार कई ज़्यादा गुनी थी। टी मॉडल नामक कार वृहद उत्पादन पद्धति से पहली बनी कार थी। शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल महसूस हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी भी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया। इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी। तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी, उसकी भरपाई करने के लिए वे अपनी असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता रहता था। अपने इस फैसले से फोर्ड बहुत संतुष्ट थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया। फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में यूरोप में भी उनकी नकल की जाने लगी। वृहद उत्पादन पद्धति ने इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमतों में कमी ला दी। बेहतर वेतन के चलते बहुत सारे मजदूर भी कार जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु खरीद सकते थे। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था, जो 1929 में बढ़कर 50 लाख कार प्रति वर्ष से भी ऊपर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स आदि भी खरीदने लगे। ये सब चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थी, यानी लोग ये सारी चीज़ें कर्जे पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ। उल्लेखनीय है कि घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जे पर ही की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता था। बढ़ते उपभोग के लिए ज़्यादा निवेश की जरूरत थी, जिससे और नए रोजगार व आमदनी में वृद्धि होने लगती थी। 1923 में अमेरिकी शेष विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा और वह दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। कर्जदाता का मतलब जो दूसरे दो को कर्ज देता है उसको क्या बोलते हैं हम? कर्जदाता। तो ये कौन बन गया था 1923 में? अमेरिका। अमेरिका पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देशों को क्या देता था? वो कर्ज देता था। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को भी संकट से उबरने में मदद दी। अगले 6 साल में विश्व व्यापार व आय वृद्धि दर में काफ़ी सुधार आया, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह पाई। 1929 तक आते आते दुनिया एक ऐसे संकट में फंस गई जिसका दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ठीक है,
इससे आगे का जो हमारा चैप्टर रह गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 3 में उसको पूरा कवर करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो फिर बच्चे देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपसे आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।